18 दिसंबर 2011 की सुबह चांगबाई पर्वत के तियानची में जमी हुई मोटी बर्फ पहले कभी न सुनी गई धरती को चीर देने वाली जोरदार गड़गड़ाहट के साथ टूट गई। सुबह के समय उत्तर कोरिया के भीतर भयानक रूप से उग्र एक बार फिला तूफान अचानक थम गया और पवित्र पर्वत पैक्टू पर्वत के आकाश में हजारों लाल रोशनी फैल गई। उत्तर कोरियाई जनता के महान नेता कॉमरेड किम जोंग इल बाहर निरीक्षण के दौरान पूरे दिन की थकान के बाद कल देर रात अपनी विशेष ट्रेन में अचानक मायोकार्डियल इन्फेक्शन का शिकार हुए। आपात उपचार के प्रयास विफल रहे और सुबह 8:30 बजे उनका निधन हो गया। 19 तारीख को जिस दिन किम जोंग इल के निधन की घोषणा की गई, चांगबाई पर्वतमाला की चोटियों में स्थित जोंग इल शिखर पर एक असामान्य प्रकाश दिखाई दिया, जो लगभग आधे घंटे तक बना रहा। उत्तर पूर्वी शहर हमहुंग के डोंगहुंग पर्वत में उसी महीने की 20 तारीख को एक सरस किम जोंग इल की प्रतिमा के चारों ओर कई चक्कर लगाने के बाद एक पेड़ पर आकर बैठ गया, अत्यंत शोककुल भाव से अपना सिर झुका लिया और अंत में प्योंगयांग की दिशा में उड़ गया। दहिंग यूथ हीरो खादान के श्रमिकों ने यह भी देखा कि 3 भालू जो सामान्यतः इस समय गुफाओं में सो रहे होने चाहिए थे, प्रिया जनरल महोदय द्वारा चले गए मार्ग पर प्रकट हुए और बहुत ऊंची व लंबी गड़गड़ाहट की। ये सभी विवरण उत्तर कोरिया की आधिकारिक मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी द्वारा किम जोंग इल की मृत्यु से पहले और बाद की घटनाओं के रूप में प्रकाशित किए गए थे। बाहरी दुनिया को यह सब कितना भी अविश्वसनीय क्यों न लगे, लेकिन उत्तर कोरिया के विभिन्न इलाकों से प्योंगयांग पहुंचे किम जोंग इल को अंतिम विदाई देने आए लोगों की भीड़ वास्तव में लगातार उमटती रही। कादके की ठंड में हर कोई भावुक होकर आंसुओं और सिसकियों में डूबा हुआ था। कम से कम ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था कि वे सभी किम जोंग इल के निधन के समय घटित इन चमत्कारों पर विश्वास करते थे। आज मेरे साथ चलिए और मिलकर किम जोंग इल के आखिरी दिन को देखें। किम जनरल की मृत्यु के समय बताए गए तथ्यात्मक चमत्कारों से स्तब्ध होने के बावजूद शायद ही कोई उत्तर कोरियाई शांत होकर यह सोचता हो कि किम जोंग इल की उम्र उस समय अभी केवल 70 वर्ष ही थी। अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रबंधन पाने वाले एक महान नेता के लिए यह उम्र लंबी नहीं कही जा सकती, बल्कि कुछ हद तक कम ही मानी जाएगी। आखिरकार उनके पिता किम इल सूंग तो आराम से 80 वर्ष से अधिक जिए थे। मृत्यु से कुछ ही दिन पहले किम जोंग इल प्योंगयांग में खुलने वाले एक बड़े सुपरमार्केट के निरीक्षण पर गए थे और यही उनका जीवन में अंतिम सार्वजनिक रूप से दिखाई देना था। हमेशा की तरह उत्तर कोरियाई जनता सड़क के दोनों ओर खड़ी होकर जनरल का स्वागत कर रही थी, ताकि वे उन्हें आर्थिक विकास की दिशा दिखा सकें। लेकिन इस बार कुछ अलग था। लोगों ने साफ तौर पर एक असाधारण देखा। जनरल की क्या पहले जैसी प्रभावशाली नहीं लग रही थी। उनकी छवि अब वायरल सफेद बालों और बेहद कठिन चलने की मुद्रा से जुड़ गई थी। असल में 2009 में जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन प्योंगयांग गए थे, तो उनके साथ आए चिकित्सक ने किम जोंग इल को करीब से देखने के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि वह मधुमेह, हृदय रोग जैसी कई बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं और उनका जीवन अधिक लंबा नहीं होगा। 2010 मार्च में दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान अमेरिकन सहायक विदेश मंत्री कैम्पबेल ने भी क्लिंटन की यात्रा से जुड़ी गई जानकारियों के आधार पर कहा था कि किम जोंग इल के पास शायद केवल 3 साल का समय बचा है। लेकिन यह अनुमान भी उनके जीवन को ज्यादा ही आग गया। 2 साल से भी कम समय में वह अपने पिता के पास जाने के लिए दुनिया से विदा हो गए। 9 सितंबर 2008 को प्योंगयांग के किम इल सुंग चौक में उत्तर कोरिया की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के भव्य समारोह में
जन सैलाब उमड़ा हुआ था। लेकिन जिनका लोग सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, वो महान नेता किम जोंग इल दिखाई नहीं दिए। वास्तव में अगस्त के मध्य से ही उत्तर कोरियाई मीडिया में किम जोंग इल की किसी भी सार्वजनिक उपस्थिति की कोई खबर नहीं थी। देखे ही देखे किम जोंग इल के स्वास्थ्य और उत्तर कोरिया की सर्वोच्च सत्ता के उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का केंद्र बन गईं। बाद में पुष्टि हुई कि उसी साल अगस्त में किम जोंग इल को मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ था, जिससे वो बीमार पड़ गए। लेकिन सच ये है कि उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी के संकेत इससे भी पहले लगभग 2000 के आसपास ही दिखाई देने लगे थे। उस समय उनके शरीर में स्पष्ट बदलाव आने लगे थे। बाल तेजी से झड़ने लगे, शरीर काफी ढीला हो गया और बुढ़ापा असामान्य रूप से तेज हो गया। 2007 के उत्तर दक्षिण शिखर सम्मेलन के दौरान उनके बाल लगभग पूरी तरह सफेद हो चुके थे और चलने में भी साफ तौर पर अस्थिरता दिखाई देती थी। अब तक उत्तर कोरिया के 3 महान नेताओं में किम जोंग इल को रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने का सबसे ज्यादा शौक था। इससे पहले 1990 के दशक की शुरुआत में, जब वो किम परिवार के राजवंश के उत्तराधिकारी थे, तब भी उन्होंने एक बार सबके सामने अचानक गायब होने का खेल खेला था। वो भी एक आम रात की तरह ही थी। प्योंगयांग के प्रशासनिक केंद्र के पास स्थित एक निवास में रोशनी जगमगा रही थी। संगीत और नृत्य का माहौल था। ये किम जोंग इल की वो निजी दावत थी जो वो हर हफ्ते बुधवार और शनिवार को अपने करीबी लोगों के साथ नियमित रूप से आयोजित करते थे। दावत शाम 8 बजे शुरू होती थी और शुरुआत हमेशा शराब से होती थी। किम जोंग इल हर बार अपनी निजी शराब तिजोरी से कुछ बोतलें निकलते थे, जहां 10,000 से अधिक बोतलें जमा थे। इनमें से कई शराबें उत्तर कोरिया के राजनयिकों द्वारा विदेशों से जुटाई गई थीं। कई दौर शराब चलने के बाद किम जोंग इल माइक्रोफोन उठा लेते और ह्वानहुई समूह की नर्तकियों के साथ गाने लगते या फिर खेल खेलने लगते। इनमें एक खेल बाल काटने का भी होता था। जो हार जाता उसके बाल क्लीपर से बेतरतीब काट दिए जाते। अगर किसी दिन कोई ऐसा पार्टी अधिकारी जो कभी टोपी नहीं पहनता था अचानक टोपी पहनकर दफ्तर आए, तो समझ लिया जाता था कि वो पिछली रात खेल हार गया था। कभी कभी जब खेलों से भी मन भर जाता तो शराब के नशे में किम जोंग इल नाच रही ह्वानहुई समूह की महिला सदस्यों को कपड़े उतरने का आदेश देते और फिर मौजूद अधिकारियों को भी नाचने का हक में देते। लेकिन नियम साफ था, सिर्फ देखना है, छूना नहीं। ऐसी दवाएं अक्सर आधी रात के बाद ही समाप्त होती थीं। चूंकि ये निजी दवाएं होती थीं, इसलिए अधिकारी अपने ड्राइवर साथ नहीं लेते थे। अक्सर कोई न कोई नशे में किम साहब द्वारा दी गई मर्सिडीज कार चलाते हुए प्योंगयांग की सड़कों पर जान गंवा देता था। एक बार किम जोंग इल ने खुद भी नशे में तेज गाड़ी चलाने का रोमांच आजमाने का फैसला किया। दुर्भाग्य से उसी बार उनके साथ दुर्घटना हो गई। बाद में देश छोड़कर गए उत्तर कोरियाई वरिष्ठ अधिकारी ह्वांग जोंग योप के अनुसार ये हादसा काफी गंभीर था, क्योंकि इसके बाद किम जोंग इल काम करने की स्थिति में नहीं रहे और महत्वपूर्ण मामलों में उन्हें अपने पिता किम इल सुंग से निर्देश लेने पड़े। लेकिन किम इल सुंग को सच्चाई से अंधेरे में रखा गया। उन्हें बस यही बताया गया कि उनका बेटा अस्वस्थ है और आराम कर रहा है। इस तरह किम जोंग इल ने अपना काम फिर से अपने पिता पर डाल दिया। कहा जा सकता है कि किम जोंग इल ने सिर्फ अपने पिता को ही नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाया। बेकाबू निजी जीवन और अत्यधिक शराबखोरी ने उन्हें तेजी से बुढ़ा कर दिया, यहां तक कि वह अपने 80 वर्षीय पिता से भी ज्यादा कमजोर दिखाई देने लगे। किम इल सुंग ने अपने शुरुआती वर्षों में चांगबाई पर्वत के जंगलों में गुरिल्ला युद्ध लड़ा था, सैनिक प्रशिक्षण लिया था और अपने शरीर को काफी हद तक मजबूत बनाया था। लेकिन किम जोंग इल को अपने पिता जैसी जिंदगी कभी जीनी नहीं पड़ी।
वह पूरी तरह से सुख सुविधाओं में पली एक पीढ़ी का प्रतिनिधि था। किम सूर्य के बेटे और भविष्य के जुचे विचारधारा के उत्तराधिकारी के रूप में उसके पास पूरे उत्तर कोरिया की सबसे आलीशान जीवन शैली थी। उनके जापानी शेफ फुजिमोतो केंजी की यादों के अनुसार, जब लाखों उत्तर कोरियाई लोग घास और पेड़ों की छाल तक न मिलने के कारण भूख से बेहोश हो रहे थे, तब भी किम जोंग इल की भोजन की मेज पर विलासिता की कोई कमी नहीं थी। उनके शेफ दुनिया भर में दुर्लभ और महंगे खाद्य पदार्थों की तलाश में घूमते रहते थे। डेनमार्क से सूअर का मांस, ईरान से शार्क का अंडा, जापान से समुद्री भोजन और दक्षिण पूर्वी एशिया से उष्णकटिबंधीय फल मंगवाते थे। किम जोंग इल की निजी नौका पर काम कर चुके एक फ्रांसीसी शेफ ने बताया था कि फ्रांस के 20 से अधिक प्रकार के चीज और वाइन जैसे खाद्य पदार्थ जैसे ही ऑर्डर दिए जाते, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से तुरंत मंगवा लिए जाते थे। किम जोंग इल को सबसे ज्यादा समुद्री भोजन पसंद था और उनकी मेज पर सबसे महंगा खाद्य पदार्थ लगभग 2 मिलियन कोरियाई वॉन की कीमत वाला शार्क कैवियार हुआ करता था। अत्यधिक पोषण के कारण किम जोंग इल को मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां हो गई थीं। अकाल के दौर में उत्तर कोरिया जैसे देश में ये बीमारियां लगभग दुर्लभ मानी जाती थीं, क्योंकि उसी समय उनके नागरिक कुपोषण के कारण सूजन की बीमारी से मर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2002 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर कोरिया के बच्चों में से लगभग 40% बच्चे दीर्घकालिक कुपोषण से पीड़ित थे। यह आंकड़ा 1998 में 7% तक पहुंच चुका था। इसी वजह से उत्तर कोरिया के सैन्य भर्ती मानकों में भी बर्बर कटौती करनी पड़ी। 2012 में भर्ती के लिए न्यूनतम लंबाई की शर्त 2008 के 150 सेंटीमीटर से घटाकर 142 सेंटीमीटर कर दी गई। ये सब उस भीषण अकाल का परिणाम था। अत्यधिक शराबखोरी, लगातार धूम्रपान, बार बार देर रात तक पार्टियों करना और यहाँ तक कि नशे में गाड़ी चलाकर खुद को अस्पताल पहुंचाना, इन सब ने मिलकर 50 की उम्र पार करते ही किम जोंग इल को गंभीर मस्तिष्क थ्रोम्बोसिस का मरीज बना दिया, जिससे उसका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। 70 वर्ष की उम्र में जब उसके पिता शायद अब भी तेजी से चल फिर रहे होते और खेतों या कारखानों में निरीक्षण पर जाते, किम जोंग इल तब तक अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। जो लोग किम परिवार के भीतर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया से ज्यादा परिचित नहीं हैं, वे अक्सर यह मानते हैं कि किम जोंग इल सिर्फ एक तानाशाह की दूसरी पीढ़ी था, इसलिए उसे अपने पिता की तरह शून्य से सब कुछ खड़ा करने या बड़ी संख्या में राजनीतिक विरोधियों को हटाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। मनो उसके पिता ने उसके लिए सारी राह पहले ही समातल कर दी हो और उसे बस तज पहनने का इंतजार करना था। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं थी। उत्तर कोरिया के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार किम जोंग इल का जन्म 16 फरवरी 1942 को योंगगांग प्रांत के समजियो काउंटी में पवित्र पहाड़ पक्तू पर्वत के गुप्त शिविर में हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे उसकी मृत्यु के समय तरह तरह के शुभ संकेत बताए गए, कहा जाता है कि 16 फरवरी की सुबह तड़के पैक्तू पर्वत के उस शिविर के ऊपर अचानक 2 रंग बिरंगे इंद्रधनुष दिखाई दिए। एक चमकता हुआ तारा उभर और पूर्व दिशा से एक मैगी पाई पक्षी उड़ता हुआ आया। इन तमाम स्वर्गीय संकटों को इस बात का संकेत बताया गया कि भविष्य में किम जोंग इल पूरी मानवता को बचाने वाला महान नेता बनेगा। लेकिन सोवियत संघ के रिकॉर्ड कुछ और ही कहते हैं। उनके अनुसार किम जोंग इल का जन्म 16 फरवरी 1941 को सोवियत सुदूर पूर्व के वायत्स्कोये सेना शिविर में हुआ था। इसलिए शुद्ध पैक्तू पर्वत रक्तवंश को बनाए रखने के लिए महान नेता के जन्म से जुड़ी जानकारी को बदल देना स्वाभाविक माना गया। किम जोंग इल, किम इल सुंग और किम जोंग सुक का पहला बेटा था। उनका दूसरा बेटा किम मैन इल कठिन रूप से बचपन में डूबने से मर गया।
इसके बाद 1949 में किम जोंग सुक ने बेटी किम की हुई को जन्म दिया और फिर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उस समय किम जोंग इल की उम्र सिर्फ 7 साल थी। इसी वजह से वो अपनी छोटी बहन किम की हुई से बेहद ज्यादा स्नेह करता था। हालांकि वो सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन उत्तराधिकारी के रूप में किम जोंग इल की स्थिति तय होना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कम से कम परिवार के भीतर ही उसे 2 गंभीर प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ा। पहला प्रतिद्वंदी उसका चाचा किम योंग जू था, जिसने कभी किम जोंग इल को आगे बढ़ाने में मदद की थी। 1970 में किम इल सुंग के जन्मदिन पर उत्तर कोरिया ने संविधान में संशोधन किया ताकि किम योंग जू की पूर्ण सत्ता स्थापित की जा सके। उस समय किम योंग जू पॉलिट ब्यूरो का सदस्य, केंद्रीय समिति का सचिव और संगठन एवं मार्गदर्शन विभाग का प्रमुख था, यानी व्यावहारिक रूप से उत्तर कोरिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। उस दौर में बाहरी दुनिया में यह चर्चा जोरों पर थी कि किम योंग जू ही किम इल सुंग का उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। अंततः किम जोंग इल को किम इल सुंग और गुरिल्ला गुट का समर्थन मिल गया। 1971 तक उत्तर कोरिया से यह खबर आने लगी कि किम योंग जू स्वयं तांत्रिक विकार से पीड़ित है और इसके बाद वो सभी आधिकारिक दस्तावेजों और रिपोर्ट से गायब हो गया। दूसरा प्रतिद्वंदी किम जोंग इल का सौतेले भाई किम प्योंग इल था। किम जोंग सुक की मृत्यु के बाद किम इल सुंग ने अपनी सचिव किम सोंग ए से विवाह किया, जिनसे उनकी एक बेटी किम क्योंग जोंग और 2 बेटे किम प्योंग इल तथा किम योंग इल पैदा हुए। अक्टूबर 1954 में जन्मे किम प्योंग इल का रूप रंग अपने पिता किम इल सुंग से काफी मिलता जुलता था। सेना का कोई अनुभव न रखने वाले किम जोंग इल के विपरीत किम प्योंग इल ने किम इल सुंग सैया समग्र विश्वविद्यालय में युद्ध विभाग की पढ़ाई की थी और बाद में वो गार्ड कमांड के बर्खास्त बंद वाहन दस्ता का कमांडर भी रहा। लेकिन 1988 के बाद किम प्योंग इल को लंबे समय तक यूरोप में राजदूत के रूप में तैनात कर दिया गया ताकि वो प्योंगयांग की राजनीतिक मंच से दूर रहे। उसका छोटा भाई किम योंग इल जर्मनी में उत्तर कोरिया के दूतावास में काउंसलर के रूप में काम करता रहा और मई 2000 में लिवर सिरोसिस के कारण जर्मनी में उसकी मृत्यु हो गई। किम जोंग उन के सत्ता में आने के बाद किसी विदेशी ताकत द्वारा किम प्योंग इल को समर्थन देकर उसे हटाने की संभावना से बचने के लिए किम प्योंग इल को 2019 में वापस उत्तर कोरिया बुला लिया गया ताकि उस पर नजदीकी निगरानी रखी जा सके। इतने सारे प्रतिस्पर्धियों में से उभरकर किम इल सुंग का पूर्ण विश्वास हासिल कर सके, इसके पीछे निश्चित ही उनकी अपनी असाधारण खूबियां थीं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण फिल्मों के प्रति उनका गहरा जुनून था। 1978 में हांगकांग में एक कुख्यात अपहरण कांड हुआ। उस समय दक्षिण कोरिया की प्रसिद्ध अभिनेत्री चोई यून ही और उनके पूर्व पति व निर्देशक शिंग सान ओक को अगवा कर उत्तर कोरिया ले जाया गया। इस पूरे अपहरण की साजिश के पीछे स्वयं किम जोंग इल थे। किम जोंग इल का फिल्मों के प्रति लगाव इतना चरम था कि वे अभिनेताओं और निर्देशकों को बुलाने के लिए अपहरण तक का सहारा लेते थे। उनके पास तापमान नियंत्रित एक तहखाना था जिसमें लगभग 2000 हॉलीवुड फिल्मों का संग्रह था। एक ऐसे देश में जहां आम लोग विदेशी टीवी ड्रामा देखने पर भी विचारधारात्मक प्रदूषण के आरोप में जेल भेजे जा सकते थे, वहां किम जोंग इल को महान माना जाता था क्योंकि वे जनता की ओर से चुपचाप इतना सारा विचार आधारित प्रदूषण स्वयं झेल रहे थे। किम जोंग इल ने एक बार कहा था कि किसी भी फिल्म निर्देशक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नवचार है। यह बात अपने आप में गलत नहीं थी, लेकिन उनके मुंह से यह बात सुनना अजीब लगता है क्योंकि जिस देश में आम लोगों को तस्वीर खींचते समय भी जबरदस्ती नेता की मूर्ति को पूरा फ्रेम में लेना पड़ता है,
वहन नवचार की बात करना अपने आप में एक विडंबना है। एक बार फिल्म स्टूडियो का निरीक्षण करते समय उन्होंने एक और भव्य लक्ष्य रखा। उनका कहना था कि भले ही उत्तर कोरियाई फिल्मों अमेरिका और यूरोप की संयुक्त प्रतिस्पर्धा का सामना न कर सकें, लेकिन कम से कम अमेरिका को तो पीछे छोड़ना ही चाहिए। कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि किम परिवार के सबसे बड़े शौक दो ही हैं, परमाणु हथियार विकसित करना और फिल्में बनाना। ये बात सुनने में भले मजाक लगे, लेकिन इसके पीछे तर्क छुपा है। परमाणु हथियार और फिल्में दोनों ही किम परिवार के लिए सत्ता को मजबूत करने के औजार थे। फर्क सिर्फ इतना था कि परमाणु हथियार बाहरी दुनिया को डराने के लिए थे, जबकि फिल्में देश के भीतर जनता को भ्रमित और नियंत्रित करने के लिए। उत्तर कोरियाई फिल्मों में एक अलौकिक नियम भी था। खलनायक हमेशा अमेरिकन होते थे। अमेरिकन अभिनेता चार्ल्स जेनकिंस ने कहा था कि उत्तर कोरिया जाना उनके जीवन की सबसे मूर्खतापूर्ण गलती थी। उन्होंने अन्य अमेरिकन अभिनेताओं के साथ मिलकर 1978 की उत्तर कोरियाई टीवी श्रृंखला नेमलेस हीरोज में बड़े पूंजीपतियों की भूमिका निभाई थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर दर्शक फिल्म देखने के बाद शत्रु देशों के प्रति घृणा और महान नेता के प्रति श्रद्धा से भर जाए, राजनीतिक समिति के सदस्य अक्सर फिल्म प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहते थे और दर्शकों से पूछते थे कि उन्हें फिल्म कैसी लगी। इसलिए उत्तर कोरिया में मनचाहे ढंग से फिल्म देखने की शर्त यह थी कि दर्शक फिल्म में निहित राजनीतिक विचारों को बेहद सावधानी से समझें। इस कारण उत्तर कोरियाई फिल्मों में महान नेता किम इल सुंग और किम जोंग इल की प्रशंसा अनिवार्य होती थी। ऐसी प्रशंसा हर जगह दिखाई देती थी। उदाहरण के लिए, एक फिल्म में नायक केवल किम जोंग इल के काफिले को दूर से देखने के लिए पहाड़ी पर चढ़ जाता है, और जब वह उस सड़क के निशान को छूता है जहां से नेता की कार गुजरी थी, तो भावुक होकर रोने लगता है। ये लगभग पाठ्य पुस्तक जैसी ब्रेन वॉश की घुसपैठ ने उत्तर कोरिया के लोगों को खुशहाल जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। सूचना के बंद वातावरण में बहुत से नागरिकों ने वही मान लिया जो उन्होंने देखा, और यह विश्वास करने लगे कि महान नेता किम पिता पुत्र के नेतृत्व में ही वे अपने पुराने गरीबी भरे दिनों से बाहर निकल पाए हैं। फिल्मों में काम करने वाले अधिकतर उत्तर कोरियाई अभिनेता प्योंगयांग थिएटर और फिल्म आर्ट्स यूनिवर्सिटी से स्नातक होते थे। उन्हें सरकार द्वारा प्रशिक्षित किया जाता था और वेतन भी सरकार ही देती थी। जिन्हें अधिकारी रूप से सम्मानित किया जाता था, उनके नाम और तस्वीरें मेरिट वॉल पर लगाई जाती थीं। लेकिन किम जोंग इल इन घरेलू अभिनेताओं से बेहद असंतुष्ट थे। वे अक्सर शूटिंग के दौरान उत्तर कोरियाई अभिनेताओं की क्षमता को लेकर उन्हें दागते थे। यही असंतोष दक्षिण कोरियाई निर्देशक और अभिनेताओं के अपहरण की उनकी योजना का मुख्य कारण बना। उनका उद्देश्य उत्तर कोरियाई फिल्मों का स्टार ऊंचा करना था। अपार दक्षिण कोरियाई निर्देशक की मदद से कुछ अपेक्षाकृत चर्चित फिल्में बनी, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में सराही गई फंतासी फिल्म पुलगासरी भी शामिल थी। लेकिन किम जोंग इल ने इन उपलब्धियों का श्रेय भी खुद ही ले लिया और दावा किया कि इन फिल्मों का निर्देशन उन्होंने स्वयं किया था। चाहे किम जोंग इल की निर्देशन क्षमता कैसी भी रही हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि फिल्मों को प्रचार के अवसर के रूप में इस्तेमाल करके उन्होंने किम परिवार के उत्तर कोरिया पर शासन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई, और यही कारण था कि वे किम इल सुंग का विश्वास जीत सके। 13 फरवरी 1974 को कोरियन वर्कर्स पार्टी की 5वीं केंद्रीय समिति की 8वीं पूर्ण बैठक में किम जोंग इल को पार्टी के केंद्रीय राजनीतिक ब्यूरो का सदस्य चुना गया और किम इल सुंग की जूचे विचारधारा के उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाया गया। उत्तराधिकारी के रूप में तय किए जाने के बाद से ही किम जोंग इल लंबे समय तक किम इल सुंग के प्रचार को मजबूत करता रहा। जब वह प्रचार मंत्री था,
तब उसने उत्तर कोरिया के भीतर विभिन्न स्थानों पर 80,000 से अधिक किम इल सुंग की कांस्य मूर्तियां और क्रांतिकारी स्थल स्थापित कराए। यूज केवल एक फिल्म निर्देशक कहना सही नहीं होगा। दरअसल वह पूरे उत्तर कोरिया के तानाशाह नाटक का मुख्य निर्देशक था। उसके निर्देशन में हर साधारण उत्तर कोरियाई नागरिक एक सामूहिक अभिनेता बन जाता था। जब विदेशी मेहमान आते तब वे मानव पंक्तियों में एक एक पिक्सेल की तरह खड़े किए जाते थे। इतनी भव्य और पूरी तरह एक सी प्रस्तुतियों ने कई विदेशी तानोशों को भी इस देश की ओर आकर्षित किया। प्रचार के क्षेत्र में किम जोंग इल की क्षमता निस्संदेह बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये था कि वह हर समय अपने पिता के प्रति पूर्ण निष्ठा और वफादारी दिखाता रहा। 4 मई 1985 को यिन लिनशुआन, जो चाइना रेडियो इंटरनेशनल के कोरियाई भाषा के पत्रकार थे, हु याओबंग के नेतृत्व वाले चीनी प्रतिनिधिमंडल के साथ उत्तर कोरिया गए। एक दिन हु याओबांग ने किम पिता पुत्र के साथ उत्तर कोरिया के प्रसिद्ध रक्त सागर ओपेरा दल का प्रदर्शन देखा। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद हु याओबांग ने किम इल सुंग से पूछा, फूल बेचने वाली लड़की के गीत क्या आपने लिखे हैं? किम इल सुंग ने ठहाका लगाते हुए कहा, यह तो मैंने युवावस्था में मजाक मजाक में लिख दिया था। पास बैठे किम जोंग इल ने तुरंत कहा, यह हमारे महान नेता ने जापान विरोधी सशस्त्र संघर्ष के दौर में रचा था। हर पहलू में किम जोंग इल ने अपने पिता को अपनी निष्ठा और भरोसे का एहसास कराया। कुछ वर्ष बाद यिन लिनशुआन फिर से तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री के साथ उत्तर कोरिया गए और नम्पो के पीला सागर इस्पात कारखाने का दौरा किया। उन्होंने याद किया कि साथ चल रहे किम जोंग इल पूरे समय एक शब्द भी नहीं बोले, बस चुपचाप किम इल सुंग के पीछे चलते रहे। किम इल सुंग की मृत्यु के केवल 17 वर्ष बाद ही उत्तर कोरियाई जनता फिर से प्योंगयांग में इकट्ठा हुई और दुनिया के सामने एक और भव्य अंतिम संस्कार का नाटक पेश किया। फर्क सिर्फ इतना था कि पिछली बार गर्मियों का मौसम था और इस बार कड़ाके की सर्दी थी। मुख्य पात्र अब किम जोंग इल था। अंतिम संस्कार के दिन प्योंगयांग में भारी हिमपात हुआ। मीडिया ने कहा कि यह आकाश स्वयं किम जोंग इल की मृत्यु पर शोक मना रहा है। उत्तर कोरियाई टेलीविजन पर दिखाए गए दृश्यों में देखा जा सकता था कि जुलूस कुमसुसन महल से शुरू होकर प्योंगयांग के केंद्र में किम इल सुंग चौक से गुजरता हुआ फिर कुमसुसन स्मृति महल लौटा। कुल दूरी 40 किलोमीटर थी। किम इल सुंग के अंतिम संस्कार से अलग इस बार उत्तर कोरिया ने स्पष्ट कर दिया कि वह किम जोंग इल के अंतिम संस्कार में किसी भी विदेशी शोक प्रतिनिधिमंडल को स्वीकार नहीं करेगा। बाहरी दुनिया का अनुमान था कि मध्य पूर्व में लोकतांत्रिक आंदोलनों के कारण कई तानाशाही शासन गिरने लगे थे और उत्तर कोरिया को डर था कि यदि विदेशी शोक प्रतिनिधि देश में आए तो उसके बंद समझ की कमजोरी उजागर हो सकती है और शासन डगमगा सकता है। आखिरकार किम जोंग इल के 17 वर्षों के शासन में बार बार अकाल पड़े। केवल 20 मिलियन की आबादी वाले उत्तर कोरिया में भूख से मरने वालों की संख्या सैकड़ों हजार से लेकर लाखों तक पहुंच गई। एक ओर सड़कों पर भूखे शव बिखरे थे, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक फांसी की गजाइयां भी लगातार बढ़ती रहीं। किम जोंग इल के दौर का दमन किम इल सुंग के समय से कम 10 गुना अधिक क्रूर माना जाता है। जिन उत्तर कोरियाई लोगों के पास पेट भर खाना भी नहीं था, अगर वे अचानक साफ सुथरे, अच्छे कपड़े पहने और अपेक्षाकृत स्वस्थ विदेशी लोगों को देख लेते तो उनके मन में क्या विचार आते। हालांकि बर्फीले अंतिम संस्कार स्थल पर सैकड़ों हजार उत्तर कोरियाई लोग बर्फ में खड़े होकर प्योंगयांग में किम जोंग इल को विदा करते दिखे। रोने छिलने की आवाज मानो पूरा शहर हिला रही हो, लेकिन शायद ही उनमें से कई लोग दिल से रो रहे थे। इतनी जोर शोर से रोना दरअसल बाद में पकड़े जाने से बचने के लिए था।
उनके मन में शायद यही चल रहा था कि यह आदमी आखिर कर चला गया। लेकिन तानाशाह के चले जाने से भी उसके लोगों की हालत नहीं सुधरी। किम जोंग इल की मृत्यु ने उत्तर कोरिया के लिए एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया। उसके शव को संरक्षित कर उसके पिता किम इल संग के साथ किन्सुशान स्मृति महल में रखा गया। यह स्थान कभी 1 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से बना किम इल संग का जीवित रहते समय का निवास था। पिता पुत्र की मृत्यु के बाद यह धरती का सबसे बड़ा और सबसे भव्य मकबरा बन गया और उत्तर कोरिया के किम वंश की विशिष्ट पिरामिड भी। इस पिरामिड और उसके भीतर रखे 2 महान नेताओं की देखभाल एक और भारी खर्च होगी। इसका अर्थ यह है कि भूख से जूझ रहे उत्तर कोरियाई लोगों को एक बार फिर खुद को निचोड़कर अपने महान नेताओं की सेवा करनी होगी। लेकिन इस भव्य अंतिम संस्कार के पीछे एक बड़ा सवाल आज तक अनसुलझा रहा। आखिर किम जोंग इल की मृत्यु वास्तव में कैसे हुई? उत्तर कोरिया की केंद्रीय समाचार एजेंसी के CNN ने 19 दिसंबर को रिपोर्ट किया कि अत्यधिक थकान के कारण 17 तारीख की सुबह किम जोंग इल को ट्रेन में अचानक तीव्र हृदयघात हुआ और उसी से उनकी मृत्यु हो गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 18 तारीख को किए गए पैथोलॉजिकल पोस्टमार्टम के बाद इसी कारण की अंतिम पुष्टि की गई। लेकिन इस आधिकारिक बयान पर कई लोगों ने संदेह जताया। कुछ का मानना है कि उस दिन सुबह प्योंगयांग का तापमान -12 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे में उनका ट्रेन से बाहर निकलना संभव नहीं लगता। जीवन शैली के लिहाज से भी रात में जागने वाले किम जोंग इल का सुबह यात्रा करना असामान्य माना जाता है। इसके अलावा किसी भी ट्रेन के विलंब या मार्ग परिवर्तन से जुड़ी कोई सूचना भी सामने नहीं आई। दक्षिण कोरिया के खुफिया अधिकारियों ने भी संकेत दिया कि किम जोंग इल की विशेष ट्रेन 16 तारीख की सुबह से 18 तारीख की सुबह तक प्योंगयांग से बाहर गई ही नहीं थी। उनकी मृत्यु का समय और स्थान दोनों ही संदेहों से घिरे रहे। कुछ लोगों का मानना है कि किम जोंग इल की मृत्यु वास्तव में उनके आधिकारिक निवास में हुई थी, लेकिन जनता के लिए काम करते हुए मृत्यु की छवि बनाने के लिए यह घोषित किया गया कि वे ट्रेन में ही मारे। यहां तक कि एक और दावा भी सामने आया कि किम जोंग इल की मृत्यु संभवित रूप से चाइना के बीजिंग में किसी गुप्त अस्पताल में हुई थी। जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर को चाइना की एक मॉम संग्रहालय संस्था ने अचानक किम जोंग इल की माता की मॉम प्रतिमा उत्तर कोरिया को भेंट करने की घोषणा की। हैरानी की बात यह रही कि आमतौर पर बेहद शंकलू रहने वाला उत्तर कोरिया इस बार 200 से अधिक लोगों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल बीजिंग भेजकर इस विदाई समारोह में शामिल हुआ। कुछ विश्लेषक का मानना है कि मॉम प्रतिमा भेंट करना केवल एक बहाना था, जबकि असली उद्देश्य किम जोंग इल के शव को स्थानांतरित करना था। यह अनुमान पूरी तरह निराधार भी नहीं माना जाता। प्योंगयांग की चिकित्सा सुविधाएं सीमित होने के कारण पहले किम इल सुंग की सर्जरी के लिए भी कठिन रूप से फ्रांस से गुप्त रूप से डॉक्टर बुलाए गए थे। किम जोंग इल की मृत्यु के बाद तुरंत और अपेक्षित असम्मानजनक ढंग से शव परीक्षण किए जाने से भी संदेह और गहरा होता है कि उनकी मृत्यु संभावित रूप से किसी अन्य स्थान पर अचानक हुई थी। और यदि उनकी मृत्यु वास्तव में बीजिंग के किसी अस्पताल में हुई होती, तो यह उत्तर कोरियाई उच्च नेतृत्व के लिए और भी अधिक असहज स्थिति पैदा कर सकती थी। ऐसे में केवल आधिकारिक जांच और पोस्टमार्टम के जरिए ही श्रेष्ठ नेतृत्व की शंकाओं को शांत किया जा सकता था। कारण किम जोंग इल की मृत्यु स्पष्ट नहीं रही, इसलिए बाहरी दुनिया में उनके मृत्यु कारण को लेकर कई तरह के अनुमान सामने आए। जापानी मीडिया संके शिंबुन ने 2016 में खुलासा किया कि वास्तव में किम जोंग इल की मृत्यु 16 तारीख को पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने के कारण हुई थी
और समय पर बचाव न हो पाने से उनका निधन हो गया। यह आधिकारिक रूप से घोषित 17 दिसंबर की तारीख नहीं थी। इस बीमारी के दोबारा उभरने का कारण उनके उत्तराधिकारी किम जोंग उन से करीबी तौर पर जुड़ा बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय समय के मुताबिक 16 तारीख की शाम लगभग 5 बजे निरीक्षण के दौरान अपनी विशेष ट्रेन में सवार किम जोंग इल ने किम जोंग उन को एक फोन कॉल किया। कॉल के दौरान वे बेहद क्रोधित हो गए। इसके बाद किम जोंग इल ने अचानक अपनी योजना बदल दी और साथ चल रहे कर्मियों को आदेश दिया कि उन्हें उनकी बड़ी बेटी किम सोल सॉन्ग के घर ले जाया जाए। रात के भोजन के बाद किम जोंग इल ने डॉक्टरों की सलाह का पालन नहीं किया, बल्कि भारी मात्रा में शराब पी। शयन कक्ष में आराम करने के लगभग 1 घंटे बाद अचानक कमरे का अलार्म बज उठा। जब किम सोल सॉन्ग और उनका बड़ा बेटा अंदर पहुंचे तो किम जोंग इल के मुंह से झाग निकल रहा था। अंततः सभी प्रयत्नों के बावजूद उनकी मृत्यु हो गई। लगातार कई दिनों तक निरीक्षण से हुई थकान और परियोजना की धीमी प्रगति से उपज तीव्र क्रोध उनकी पुरानी बीमारी को दोबारा उभरने का मुख्य कारण माना गया। यहां जिस परियोजना की बात की जा रही है वह किम जोंग उन के जिम्मे सौंपी गई उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना थी, हुइचों जलविद्युत संयंत्र। इस परियोजना के लिए किम जोंग इल ने पहले से ही तंग सरकारी संसाधनों को झोंक दिया था और उत्तराधिकारी किम जोंग उन को स्वयं निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन किम जोंग उन ने परियोजना की वास्तविक स्थिति छुपाई, निर्माण सामग्री को निजी तौर पर अन्य कामों में लगा दिया, यहां तक कि कंक्रीट में मिलावट की गई। पूरी तरह सूखे बिना उस पर नई परत चढ़ा दी गई, जिससे बंध में रिसर्व का गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा हो गया और निर्माण अवधि काफी लंबी हो गई। यहां तक कि परियोजना पूरी होने पर भी बिजली उत्पादन क्षमता केवल डिजाइन की गई क्षमता के 20% तक ही पहुंच पाई। वास्तविक स्थिति का पता चलने पर किम जोंग इल अत्यंत क्रोधित हो गए। मस्तिष्क संबंधी रक्तवाहिनी रोग से पीड़ित उनके लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक थी। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि अरब स्प्रिंग के बाद कई तानाशाह शासक एक एक कर सत्ता से गिरते चले गए और उनका अंत बेहद भयावह हुआ। किम जोंग इल को अपने भविष्य को लेकर गहरी असुरक्षा महसूस होने लगी और उन्होंने अपने आसपास के लोगों पर संदेह करना शुरू कर दिया, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। यह भी सामने आया कि किम जोंग इल ने किम जोंग उन को उत्तराधिकारी नामित करने पर पश्चाताप व्यक्त किया था, लेकिन तब तक सब कुछ बहुत देर हो चुका था। किम जोंग इल की मृत्यु वास्तव में बेहद अचानक थी। देश के भीतर और बाहर सभी को यह अप्रत्याशित लगी, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकने वाला व्यक्ति शायद उनका उत्तराधिकारी किम जोंग उन ही था। किसी सम्राट की अचानक मृत्यु अक्सर राजकुमारों के बीच सत्ता के लिए खूनी संघर्ष को जन्म देती है, और किम परिवार का राजवंश भी इससे अलग नहीं था। अगर प्राचीन चीनी राजवंशों की परंपरा के अनुसार सबसे बड़े बेटे को उत्तराधिकार मिलता, तो किम जोंग उन कतर में कहीं पीछे होते। किम जोंग इल के वास्तविक ज्येष्ठ पुत्र किम जोंग नाम थे, जिनका जन्म उनकी पहली पत्नी सोंग हे रिम से हुआ था। सोंग हे रिम का चेहरा किम जोंग इल की माता किम जोंग सुक से काफी मिलता जुलता था। जब किम जोंग इल ने उन्हें पहली बार देखा तब वह पहले से विवाहित थे। उम्र में किम जोंग इल से 5 साल बड़ी होने के बावजूद किम जोंग इल को उनसे पहली नजर में प्रेम हो गया। बाद में उन्हें जबरदस्ती अपने पति ली प्योंग से तलाक दिलवाया गया और फिर वो किम जोंग इल के साथ रहने लगी। लेकिन सोंग हे रिम को कभी भी अपने ससुर किम इल सुंग की स्वीकृति नहीं मिली। यहां तक कि सबसे बड़े पोते किम जोंग नाम को जन्म देने के बाद भी उन्हें केवल किम जोंग इल की सहर के रूप में ही देखा गया। प्रसव के समय भी उन्हें उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेतृत्व के लिए आरक्षित प्योंगयांग बोंगहवा अस्पताल के पिछले दरवाजे से आना जाना पड़ा। उनका जीवन संतोषजनक नहीं रहा। बाद में वह अवसाद से पीड़ित हो गईं, मॉस्को में इलाज कराया और 2002 में उनका निधन हो गया। सोंग हे रिम के प्रति प्रेम के कारण किम जोंग इल अपने बड़े बेटे
किम जोंग नाम को बचपन से ही बहुत स्नेह देते थे। वे अक्सर उसके साथ बौद्धिक खेल खेलते, उसे निशानेबाजी और ड्राइविंग भी सिखाते थे। 1970 के दशक के अंत में मॉस्को और जिनेवा में पढ़ाई पूरी कर लौटने के बाद किम जोंग नाम को कोरिया वर्कर्स पार्टी की सेंट्रल गार्ड ब्यूरो में एक महत्वपूर्ण पद मिला। वहां उनकी देखरेख स्वयं ली उल-सोल ने की, जो किम इल सुंग के सबसे वफादार अंगरक्षक माने जाते थे। किम जोंग नाम को जोंग सोंग थेक और किम की हुई दंपत्ति का भी समर्थन प्राप्त था। 1990 के दशक के मध्य में उन्हें किम जोंग इल का सबसे संभावित उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन कहा जाता है कि मई 2001 में किम जोंग नाम अपनी पत्नी शिन जोंग हुई और 4 वर्षीय बेटे के साथ डोमिनिकन गणराज्य के नकली पासपोर्ट पर जापान घूमने गए। पक्के जाने और निष्कासित किए जाने के बाद उनकी उत्तराधिकारी की स्थिति को भारी झटका लगा। इसके बाद वे लंबे समय तक विदेशों में रहे और धीरे-धीरे प्योंगयांग की सत्ता के केंद्र से दूर होते चले गए। 2003 में उत्तर कोरियाई सेना ने किम जोंग उन की मां को योंग हुई की पूजा को बढ़ावा देना शुरू किया। इसका मतलब था कि किम जोंग नाम की वंशवाली को सेना का समर्थन नहीं मिल सकता था। इसके अलावा किम जोंग नाम की अत्यधिक पश्चिमी जीवन शैली भी किम जोंग इल की उत्तराधिकारी संबंधी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती थी। घनी दाढ़ी वाले किम जोंग नाम ने अपने सीने पर पिता की तस्वीर वाला बैज नहीं लगाया होता था। उनका पश्चिमी कैजुअल पहनना उत्तर कोरिया की आम पीली हरी क्रांतिकारी वेशभूषा से बिल्कुल अलग था। इसके विपरीत उनके छोटे भाई किम जोंग उन बिल्कुल उलट थे। किम जोंग उन ने युवावस्था में स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की थी, लेकिन पहनावे, हेयर स्टाइल और हाव भाव में उन्होंने जानबूझकर अपने पिता और दादा की नकल की। सबसे अहम बात यह थी कि उनका चेहरा काफी हद तक उनके दादा किम इल सुंग से मिलता था। इससे उत्तर कोरियाई जनता में स्वाभाविक रूप से अपनपन और पुरानी यादों की भावना जागती थी। किम जोंग नाम चीन की सुधार और खुलेपन की नीति के प्रति सकारात्मक थे और उत्तर कोरिया की बंद व्यवस्था की आलोचना करते थे। ये बातें किम जोंग इल तक पहुंची और उन्हें गहरी निराशा हुई। 2008 की गंभीर बीमारी के बाद शायद किम जोंग इल को लगा कि उनका समय सीमित है, इसलिए उन्होंने वंशानुगत उत्तराधिकार की प्रक्रिया को तेज कर दिया। जनवरी 2009 में किम जोंग उन को आंतरिक रूप से उत्तराधिकारी तय किया गया। सितंबर 2010 में उत्तर कोरिया की पार्टी कांग्रेस में उन्हें औपचारिक रूप से सामने लाया गया। इसके बाद वे लगातार अपने पिता के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई दिए और युवराज की तरह प्रशिक्षण लेने लगे। किम जोंग इल की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर को किम जोंग उन को उत्तर कोरियाई सेना का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किया गया। उस समय कई लोगों ने संदेह जताया, क्योंकि 30 वर्षीय किम जोंग उन ने इससे पहले कभी अकेले सार्वजनिक गतिविधि नहीं की थी। वे हमेशा पिता की छाया में ही दिखाई देते थे। वंशानुगत सत्ता के रास्ते पर वे कितनी दूर तक जा पाएंगे, यह तब भी एक अनजान सवाल था। लोगों का मानना था कि आगे चलकर किम जोंग उन को अपनी बुआ किम किंग हुई और बुआ के पति राष्ट्रीय रक्षा आयोग के उपाध्यक्ष जंग सोंग थेक पर काफी निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद किम जोंग उन ने कठोर कदम उठाए। उन्होंने अपने ही चाचा जंग सोंग थेक को फांसी दी और उत्तर कोरिया के उच्च नेतृत्व में मौजूद संभावित विरोधी ताकतों को साफ कर दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि उन्होंने अपने दादा और पिता की सत्ता शुद्धि की शैली को पूरी तरह समझ लिया है और सर्वोच्च शक्ति पर मजबूत पकड़ बना ली है। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसियों के अनुसार किम जोंग उन ने बहुत पहले ही अपने सौतेले भाई किम जोंग नाम को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। 33 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने दर्जनों वरिष्ठ अधिकारियों को मौत के घाट उतरने का आदेश दिया, जिनमें कम से कम एक ऐसा रिश्तेदार भी था जो उनके पक्ष से बाहर हो चुका था। माना जाता है कि उन्हें डर था
कि उनका ये भाई कभी उनके स्थान पर लाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। 13 फरवरी 2017 को किम जोंग नाम की मलेशिया के कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के टर्मिनल 2 में 2 महिलाओं द्वारा जहर देकर हत्या कर दी गई। इस तरह अंदरूनी संघर्षों की एक श्रेणी के बाद किम परिवार के राजवंश के तीसरे नेता ने एक बार फिर अपने हाथों में सत्ता को मजबूती से थाम लिया। अब सवाल यह है कि किम परिवार की अगली बड़ी कहानी कब मंच पर आएगी, या क्या उस कहानी को कभी मंचन का अवसर मिलेगा भी या नहीं। ठीक है, यही था आज के इस वीडियो का पूरा कंटेंट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।